अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर शेख रशीद साहब के पास जो भी वजारत हो मीडिया में आने का उन्हें कमाल फन आता है। आजकल चूंकि उनके पास दाखिला की वजारत है लेकिन वो खारजा की वजारत को भी अपना ही समझते हैं। इसकी वजह शायद उनका गेट नंबर 4 का मुस्तकिल राहगीर होना है और इस पर उन्हें फ़ख्र भी है। शायद यही वजह है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक अहम पैगाम दुनिया को दिया कि अफ़गानिस्तान में सुलझा हुआ तालिबान जन्म पा चुका है, जो गन से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से फैसला करने वाले हैं। तालिबान से मुज़ाकरात पाकिस्तान समेत सबके हक में हैं। वीवर्स, इन दिनों अफ़गान तालिबान टॉक ऑफ द टाउन बन चुके हैं। हर कोई अफ़गानिस्तान की तरफ देख रहा है कि आने वाले दिनों में वहाँ क्या होने वाला है। एक वक्त था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती थी कि फ़लाँ तालिबान अच्छे हैं और फ़लाँ बुरे। बाज़ को तालिबान सिर्फ तालिबान ही लगते हैं और अब भी हैं कि उनका एक ही नज़रिया है जिसे वो पसंद नहीं करते। उनके मुताबिक ख़वातीन की आज़ादी छीनना, फ़ैशन से नफ़रत करना, मौसीकी पर पाबंदी लगाना, गैर मुस्लिमों और उनकी बाक़ियात को बर्दाश्त ना करना, यानी जो कुछ उन्होंने बानियान में किया और मुख्तलिफ मुजस्मों जिसे तालिबान बुत कहते थे को तोड़ना, सब इंतहा पसंदी है। ये उनका ख्याल है जो तालिबान को अच्छा नहीं समझते। यहाँ मुझे सिकंदर आज़म से मुतल्लिक एक हिकायत याद आ रही है। किसी ने सिकंदर द ग्रेट से पूछा कि आपने मशरिक़ और मगरिब में इतनी ज़्यादा फतवात कैसे हासिल की। हालांकि पहले के बादशाह अपनी दौलत, उम्र, मुल्क और लश्कर में आपसे कहीं बेहतर थे, लेकिन उन्होंने आपकी तरह आधी दुनिया फतह नहीं की। तो सिकंदर ने जवाब दिया कि इसकी वजह यह है कि मैंने जो भी मुल्क फतह किया उसके बाशिंदों को कभी तंग नहीं किया, सताया नहीं और ना ही उनके पेशरो हुक्मरानों और बुज़ुर्गों की उम्दा और अच्छी रवायात को मंसूख किया। गुज़िश्ता बादशाहों की अच्छाई को हमेशा अच्छाई से याद किया और इस पर पूरी तरह से कारबंद रहा। इसलिए उम्मीद की जा सकती है और फ़र्ज़ करें कि अगर शेख रशीद के सुलझे हुए तालिबान दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं तो वो माजी से बदले हुए होंगे और अफ़गानिस्तान में जो ईसाई, हिंदू, सिख, यहूदी, पारसी और मुखालिफ फ़िरके के अफराद को भी उनके अकायद के मुताबिक ज़िंदा रहने का हक़ देंगे। मर्दों को दाढ़ी मोड़ने देंगे, फ़ैशन के मुताबिक बाल बनाने देंगे, लड़कियों को मेकअप करने देंगे, टीवी चैनल चलेंगे और मुखालिफ आवाज़ को सुना जाएगा। कम अज़ कम सलीम साफ़ी के जिरगे में अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन, जिन्हें सलीम साफ़ी साहब ने जनाब सुहेल शाहीन कहकर मुखातिब किया, उससे तो यही लग रहा है कि आज का तालिबान माजी के तालिबान से बदल गया है, यानी अब नया तालिबान दुनिया के सामने आएगा। सुहेल शाहीन के मुताबिक ताकत से ज़्यादा मुज़ाकरात अहम हैं। उन्होंने मुज़ाकरात की ताकत से ही अमेरिका को मजबूर किया कि वह अफ़गानिस्तान से निकल जाए, लेकिन इस मजबूरी के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी परेशान कुन है। ख़ुद पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में सफ़ीर मंसूर अहमद ने भी इस खदशे का इजहार किया है और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि बिगड़ती सूरत हाल पर नज़र रखे। सुहेल शाहीन के मुताबिक अफ़गानिस्तान के 170 अज़्ज़ा पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने लफ्ज़ कब्ज़ा इस्तेमाल किया। ये इंटरव्यू चूँकि उर्दू में था और वो अटक अटक कर उर्दू बोल रहे थे, इसलिए शायद अल्फाज का ज़ख़ीरा कम होने की वजह से उन्होंने कब्ज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हालांकि उन्हें इंतज़ाम संभालना या कंट्रोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। खैर वीवर्स, ये बात बड़ी हैरान कुन है कि इस बार तालिबान का ज़्यादा ज़ोर शुमाली और मगरबी अफ़गानिस्तान की तरफ है। 1995-96 में जब अफ़गान तालिबान की आंधी चली थी तो इसकी शुरुआत पाकिस्तान की सरहद के करीब कंधार से हुई थी। तालिबान ने अपना सियासी और अस्करी सफ़र पेशावर से चंद किलोमीटर दूर सरहद के उस पार से शुरू किया था, लेकिन शुमाली और मगरबी अफ़गानिस्तान में उन्हें शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर शुमाली इत्तेहाद था जिसकी क़यादत अहमद शाह मसूद कर रहे थे और अहमद शाह मसूद का गढ़ सूबा बदख्शां का ज़िला फ़रखार था। लेकिन अब यहाँ पर अफ़गान तालिबान की अमलदारी है। ऐसी रिपोर्ट भी आ रही हैं जिसमें तालिबान चेक पोस्ट पर जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस से कहते हैं कि अब वो किसका दिफा करें, दुश्मन यानी अमेरिका तो यहाँ से चला गया है, इसलिए हमें उनके दिफा की ज़रूरत नहीं,
ہمارے ساتھ مل جاؤ تاکہ افغانستان کی ترقی میں ہم سب اکٹھے کام کریں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طالبان اس پیشکش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف صدر اشرف غنی جو اس تمام صورتحال سے خاصے پریشان ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں روزانہ 200 سے لے کے 600 افراد جھڑپوں میں مارے جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ غنی حکومت آہستہ آہستہ محدود ہوتی جا رہی ہے اور شاید مستقبل قریب میں ہمیں فیصلہ کن لڑائی کابل میں دیکھنا پڑے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ تباہ حال افغانستان مزید کسی اندرونی انتشار اور خانہ جنگی کا شکار ہو، لیکن صورتحال ایسی ہی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف بعض طاقتیں ایسی بھی ہیں کہ جو صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ویورز، ایک اہم ڈیولپمنٹ جو افغان سچویشن میں دیکھی گئی ہے وہ قندھار میں بھارت کے کوثر خانے پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ عالمی میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کے سفارتی اور غیر سفارتی عملے نے افغانستان چھوڑ دیا ہے یا چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ افغان طالبان کا وہ خوف ہے جس کے متعلق ماضی میں ان کا رویہ خاصا معاندانہ تھا، لیکن ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سفارتی عملے کو نکالنے کے ساتھ ساتھ بھارت افغان حکومت کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ طالبان جنگجوؤں سے مقابلہ کر سکے۔ بھارت اس لیے بھی پریشان ہے کہ اگر افغانستان میں افغان طالبان طاقت کے ذریعے ایک بار پھر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے زیر انتظام کشمیر میں آزادی کے تحریک میں تیزی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کی دیگر ریاستوں میں بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور اس کا اثر فلسطین تک پھیل سکتا ہے۔ لہٰذا افغانستان میں اگر کوئی قومی حکومت بھی بنتی ہے جس میں افغانستان کے تمام دھڑے شامل ہوں اور اس میں بڑا حصہ طالبان کا ہو تو یہ صورتحال بھی بھارت سمیت کئی ممالک کے لیے پریشان کن ہوگی۔ ویورز، اگر افغان طالبان کابل پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور یہ آسان نظر آ رہے ہیں تو پاکستان، چین اور روس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا وہ اس کو تسلیم کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ دنیا بھر میں رائج جمہوری طریقے سے بننے والی حکومت تو نہیں ہوگی، نہ الیکشن ہوگا اور نہ کوئی رائے دہی کا کوئی دوسرا طریقہ عمل میں لایا جائے گا۔ صرف بزور طاقت یہ حکومت بنے گی جو شروع میں تو ڈیفیکٹو ہوگی، یعنی اسے غیر قانونی مانا جائے گا، لیکن بعد میں ڈیجور یعنی قانونی بن جائے گی۔ 1996 سے 2001 کی طالبان حکومت اس کی واضح مثال ہے، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا؟ اس کا پتہ تو بعد میں لگے گا، لیکن اگر امریکہ نے اسے تسلیم نہیں کیا تو پھر دوحہ معاہدہ بھی اپنی موت آپ مر جائے گا، جس میں امریکہ نے طالبان کو ایک زندہ حقیقت تسلیم کیا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد شٹل ڈپلومیسی کے لیے خطے میں پہنچ گئے تاکہ وہ اشرف غنی کو سمجھا سکیں کہ چین اور اس کے سی پیک پر کڑی نظر رکھنے کے لیے انہیں سلجھے ہوئے طالبان کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔